है तो ऑटोमेटिकली उसका जो SpO2 लेवल है वो कम हो जाएगा, ठीक है। SpO2 लेवल क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। फिर हमने बोला उसकी अगर इंटीग्यूमेंट्री की बात करते हैं कि इंटीग्यूमेंट्री स्किन से रिलेटेड क्या सिम्पटम्स आएंगे, तो उसकी स्किन क्या हो जाएगी, कूल एंड कामी हो जाएगी, उसकी स्किन क्या हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी, ये उससे इंटीग्यूमेंट्री रिलेटेड आएंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑर्गन के सिम्पटम्स आते हैं क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसको अगर हम किडनी की बात करते हैं तो पेशेंट को ऑलिक यूरिया हो जाएगा, मतलब 30 ml से कम यूरिन आएगा पर आवर, ठीक है। अगर 30 ml से कम पर आवर यूरिन आया है तो उसको हम ऑलिक यूरिया बोलते हैं। ऑलिक यूरिया क्यों होगा, क्योंकि किडनी के पास ब्लड नहीं जा रहा है। अगर किडनी के पास ब्लड ही नहीं जा रहा है तो फिल्टर क्या करेगी, ठीक है। फ्लूइड ही नहीं जा रहा है तो ब्लड नहीं है तो फिल्टर क्या करेगी, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में ऑलिक यूरिया हो जाएगा। ऑलिक यूरिया का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में जो यूरिन का आउटपुट है वो 30 ml से कम हो जा रहा है पर आवर, कि पर आवर की बात चली, पर आवर 30 ml से कम हो जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑलिक यूरिया बोलते हैं। एन यूरिया मतलब आ ही नहीं रहा है, ठीक है। पॉली यूरिया मतलब ज्यादा आ रहा है, ठीक है। पॉली यूरिया मतलब ज्यादा आ रहा है और ऑलिक यूरिया मतलब कम आ रहा है, एन यूरिया मतलब आ ही नहीं रहा है, ठीक है। ये सारी कंडीशन देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पेशेंट को अगर सीवियर हाइपोटेंशन सीवियर हो गया है तो पेशेंट को एन यूरिया भी हो जाता है, एन यूरिया मतलब आना ही, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगर हम स्टमक की बात करते हैं या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो पेशेंट को एनोरेक्सिया हो जाएगा, वोमिटिंग होगी और नोजिया होगा। ये सारे सिम्पटम्स हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ब्रेन से रिलेटेड तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, एलओसी हो जाएगा, अल्टर्ड लेवल ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। उसका कॉन्शियसनेस अल्टर्ड लेवल ऑफ उसका कॉन्शियसनेस हो जाएगा, ये उसे ब्रेन से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, उसको सिंकोप हो जाएगा। हमने बताया था कि पेशेंट को चक्कर आने लगे, तो यहाँ पे हमने बोला इसको क्या होते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स क्या होते हैं, सिम्पटम्स आते हैं। तो अब हम इन सिम्पटम्स को लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा। तो हमने बोला सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हार्ट की तो पेशेंट को क्या होगा, टेकिकार्डिया होगा, आपको पता है टेकिकार्डिया होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला बेटा, इसका जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे लिखना कम हो जाएगा। फिर हमने बोला जो हमारा सीवीपी है वो इंक्रीज होगा किससे, सीवीपी क्या है बेटा आपका, सेंट्रल वीनस प्रेशर, इंट्रावीनस प्रेशर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, वो भी सिर्फ कौन से शॉक में होगा, कार्डियोजेनिक शॉक में। यहाँ पे लिख लेना आगे कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना आपका क्या होगा, कार्डियोजेनिक शॉक में आपका सीवीपी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाइपोटेंशन होगा, ठीक है। पेशेंट को हाइपोटेंशन होगा, ये हमने पढ़ा था। तो नेक्स्ट क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा तो आपको पता है ये हार्ट से रिलेटेड सिम्पटम्स आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी, अगर पेशेंट की रेस्पिरेटरी से क्या आएगा तो आपको पता है क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगा पेशेंट को, ठीक है। एसओबी हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो डिस्पनिया हो जाएगा, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम जाएगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है। डिस्पनिया क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट कौन कौन से सिम्पटम्स आएंगे, ठीक है। दो सिस्टम हमने पढ़ लिए कि इसका। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी में तो इसका SpO2 भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना SpO2 डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बेटा बात करते हैं स्किन से रिलेटेड कौन कौन से सिम्पटम्स आएंगे तो आपको पता है स्किन कैसे हो जाएगी, कूल एंड कामी ड्राई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम कूल एंड कामी, कूल एंड कामी किस पे होगी बेटा, हमने पढ़ा था आपका कार्डियोजेनिक में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी कूल एंड ड्राई ऑल, कूल एंड ड्राई हो जाएगी आपकी, ठीक है। कूल एंड ड्राई हो जाएगी, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कूल एंड ड्राई किस में होगी, जितने भी बचे इन ऑल लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वार्म की तो वार्म एंड ड्राई किस में होगी बेटा, सेप्टिक में, ठीक है। वार्म एंड ड्राई किस में होगी आपकी, सेप्टिक में। तो यहाँ पे लिखना वार्म एंड ड्राई, वार्म एंड ड्राई किस में होगी बेटा, सेप्टिक में होगी, ठीक है। सेप्टिक शॉक में आपकी वार्म एंड ड्राई हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं किडनी से रिलेटेड क्या आएंगे तो हमने बोला ऑलिक यूरिया हो जाएगा, ठीक है। तो किडनी से रिलेटेड क्या होगा बेटा आपका, ऑलिक यूरिया हो जाएगा, मतलब क्या होगा, जो आपका यूरिन आउटपुट है लेस देन 30 ml पर आवर। उसके बाद उसको एन यूरिया हो जाएगा, एन यूरिया हो जाएगा, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, आपके किडनी से रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं उसके बाद आपका डाइजेस्टिव से रिलेटेड एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है। यहाँ पे लिखना एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है बेटा। अगर हम बात करते हैं इसके बाद की पेशेंट को क्या हो जाएगा, ब्रेन की अगर हम बात करते हैं कि इसको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आएंगे तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कंफ्यूजन, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लास्ट में क्या हो जाएगा बेटा, सिंकोप हो जाएगा। और क्योंकि क्या है इसमें मल्टीपल ऑर्गन्स के सिम्पटम्स आ रहे हैं तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। एंड में क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेना डेथ, डेथ क्या लिखना, ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन, ठीक है। लास्ट में क्या हो जाएगा, पेशेंट का स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। ये सारे सिम्पटम्स हमें देखने को मिलेंगे किसमें, पेशेंट में अगर पेशेंट को क्या हुआ है, शॉक हुआ है, ठीक है। तो ये सारे शॉक के अलग अलग सिम्पटम्स थे, तो सारे हमने पढ़ा, सारे मल्टीपल ऑर्गन सिम्पटम्स यहाँ पे आते हैं। तो पेशेंट के अगर एक साथ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गए, देखो किडनी के भी आ रहे हैं क्योंकि किडनी में रीनल में जाइन नहीं रहे, तो रीनल फेलियर अगर पेशेंट को हो गया, फिर हमने बोला नर्वस सिस्टम के भी आ रहे हैं पेशेंट को, नर्वस सिस्टम भी फेलियर हो गया, हार्ट के भी आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी के भी आ रहे हैं। तो सारे वाइटल ऑर्गन के क्या आ रहे हैं, एक साथ पेशेंट को सिम्पटम्स आ रहे हैं। तो लास्ट में अगर पेशेंट का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया तो पेशेंट क्या कॉज करेगा बेटा, डेथ कॉज करेगा, कॉज करेगा, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे क्या थे सिम्टम्स थे अगर पेशेंट को क्या आ रहा है, शॉक आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, कि अगर पेशेंट को शॉक हो गया है तो हम कैसे उसका डायग्नोस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, समझ गए। तो पहले तो आपको पता है वही आप हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। ये तो आपको कंफर्म पता है, ठीक है। तो अगर हम क्या बात करें, आपका डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले तो हम क्या बात करते हैं बेटा, हिस्ट्री कलेक्शन, एंड वही आपका एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये दो तो आप करेंगे। इसके बाद
शॉक इंडेक्स में हम कैसे देखते हैं बेटा, हार्ट रेट अपॉन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हार्ट रेट अपॉन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, इस तरीके से हम पेशेंट का क्या देखते हैं, शॉक इंडेक्स देखते हैं। समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमने बोला हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर उसका शॉक इंडेक्स देखेंगे। नेक्स्ट हम पेशेंट में क्या क्या देखते हैं बेटा, उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर लेस देन 90 mmHg, तो हम देखेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 mmHg। अगर शॉक का पेशेंट है, अगर उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना है बेटा, 90 mmHg, तो हम क्या कंसीडर करते हैं, उसको शॉक कंसीडर करते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, उसका यूरिन आउटपुट। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यूरिन आउटपुट, आपने बोला 30 ml पर आवर से अगर कम है, तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, पेशेंट का यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर आवर। ठीक है, क्या है, लेस देन 30 ml पर आवर। किसका, अगर पेशेंट शॉक का है तो उसका यूरिन आउटपुट कितना होगा 30 ml पर आवर, जिसको हमने क्या बोला था बेटा, एलिक यूरिया बोला था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कार्डियक इंडेक्स, तो कार्डियक इंडेक्स कितना होगा उसका, नेक्स्ट हम देखेंगे उसका कार्डियक इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पेशेंट का क्या देखेंगे बेटा, कार्डियक इंडेक्स देखेंगे, जो क्या होगा, लेस देन आपका 1.8 लीटर होगा। ठीक है, लेस देन कितना होगा, ठीक है, लेस देन 1.8 लीटर पर आवर होगा। नेक्स्ट बेटा हम लिखेंगे इसमें इको का। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे हम इको। अब हम अलग अलग देखो, ये तो हम सारे शॉक में करेंगे, जो भी शॉक है ना सब में ये तो कॉमन होगा ही। बट अगर हम बात करते हैं कि कॉमनली हम किस में क्या करेंगे, तो पेशेंट को अगर कार्डियोजेनिक शॉक है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बेटा, उसका इको कर सकते हैं। ठीक है, कार्डियोजेनिक, या फिर अगर पेशेंट को क्या है बेटा, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है, ऑब्स्ट्रक्टिव और कार्डियो शॉक में हम इको कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना इको। ठीक है, इको क्या लिख दो, कार्डियोजेनिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव। कार्डियोजेनिक और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, अगर पेशेंट का क्या है, कार्डियोजेनिक या ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है, तो पेशेंट में हम इको कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पेशेंट, अगर उसके बाद पेशेंट को क्या है, हाइपोवॉलेमिक है, तो हम एससीटी, उसका हीमोक्रेटिक लेवल देख सकते हैं और उसका यूरिन आउटपुट देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना एससीटी और यूरिन आउटपुट। ये किसमें कर सकते हैं बेटा, अगर पेशेंट को हाइपोवॉलेमिक शॉक है तो हमें यूरिन आउटपुट और हीमोक्रेटिक लेवल से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना हाइपोवॉलेमिक। अगर पेशेंट को हाइपोवॉलेमिक शॉक है, तो अगर पेशेंट को सेप्टिक है तो हम क्या कर सकते हैं, ब्लड कल्चर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लिखना ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर में बेटा क्या कर सकते हैं, अगर क्या है पेशेंट को सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक में आपको क्या पता है, ब्लड कल्चर कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पेशेंट को न्यूरोजेनिक है तो हम क्या कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, सीटी स्कैन क्या लिख लेना, न्यूरो, क्या लिखना, न्यूरोजेनिक शॉक। अगर पेशेंट क्या है, न्यूरोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक है तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, सीटी स्कैन कर सकते हैं। अगर पेशेंट को एनाफाइलेटिक है तो एलर्जी रिएक्शन टेस्ट कर सकते हैं। अगर पेशेंट को क्या है, एनाफाइलेटिक शॉक है, अलग अलग, पहले तो हमने कॉमन पढ़ा कि कॉमनली हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद अगर पेशेंट का हमें पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को कार्डियोजेनिक ऑब्स्ट्रक्टिव है तो हम इको कर सकते हैं। ठीक है, अगर न्यूरोजेनिक है तो सीटी स्कैन कर सकते हैं, सेप्टिक है तो ब्लड कल्चर कर सकते हैं पेशेंट का, और हम उसका हेमेटोक्रिट लेवल देख सकते हैं, यूरिन आउटपुट देख सकते हैं, अगर हाइपोवॉलेमिया है एलर्जी टेस्ट कर सकते हैं, अगर उसमें एनाफाइलेटिक है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं इसका बेस्ट इंडिकेटर क्या है, तो यूरिन आउटपुट है। उसमें लिख लो यूरिन आउटपुट इज बेस्ट इंडिकेटर फॉर शॉक इंप्रूवमेंट।